चलिए आज कोई नया टॉपिक स्टार्ट किया जाए। हाँ तो ठीक तो है। कितना आप पढ़िएगा उसमें? कितना क्वेश्चन बताए थे एज में? अच्छा हुआ था। ठीक। एज का मेन कंसेप्ट का प्रॉब्लम है। देखिए जो कंसेप्ट है वही कंसेप्ट हर क्वेश्चन में लगेगा। बैठिए। लिखे तो ये क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए। पति पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। पति पत्नी के वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। पति पत्नी के वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 3:4 है। आज से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 होगा। 4:5 होगा। तब 21 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करें। तब 21 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करें। तब 21 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करें। पति पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। आज से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 होगा। तब 21 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बन गया। पूजा यादव नमस्ते सर जी। अजमेरी खातून गुड मॉर्निंग सर। मधु प्रिया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। ठंडा पानी लेंगे। चलिए देखिए तो क्या था। वाइफ हस्बैंड के बीच का एज, तो पहले कौन है? एज, और इधर है वाइफ, और इन दोनों के बीच के एज का रेशियो दिया हुआ है। क्या रेशियो दिया हुआ है? 3:4। कितने साल बाद? 3 साल बाद। आफ्टर 3 इयर्स। 3 साल बाद क्या हुआ है? 3 साल बाद 4:5 हो गया है। अच्छा एक बात बताइए, यह 4 से बढ़ के कितना हुआ? मतलब वाइफ के एज में 4 से बढ़ के 5 1 यूनिट बढ़ा। कितने साल के कारण? हस्बैंड का एज 3 से बढ़ के 4 हो गया। कितना यूनिट बढ़ा? कितने साल के कारण? मतलब हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू 3 साल है,
मतलब कह सकते हैं 1 यूनिट की वैल्यू 3 साल है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 4 यूनिट की वैल्यू, बोलिए ऐसा कर सकते हैं। कितने साल बाद की बात कर रहा है? कितने साल बाद? 20 साल बाद, 21 साल बाद। तो 21 साल बाद इसकी उम्र कितनी है? 21 प्लस 9 30 साल का होगा। और यह 21 प्लस 12 कितनी? 30 और 33 का रेशियो निकालिए, 10 और, बोलिए समझे कि नहीं समझे? आसान है या नहीं है? देखिए ओवरऑल कंसेप्ट यही है, हर जगह यही कंसेप्ट का यूज करना पड़ेगा। इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दूसरा कुछ है जिसके लिए आपको बहुत सारा क्वेश्चन करवाया जाए। क्या लेट हो गए थे? तो एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 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 5:6 है। 5:6 है। 5:6 है। आज से 7 वर्ष के बाद, आज से 7 वर्ष के बाद 7, आज से 7 वर्ष के बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। तब ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। 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 बन गया सबका? देखिए क्या था क्वेश्चन में, ए तथा बी, सुनिए ए और बी का एज का क्या दिया हुआ है? रेशियो 5:6। तो यह रेशियो 5:6 का दिया और अगला रेशियो 6:7 का हो गया। कितने साल बाद? 7 साल बाद। 7 साल बाद। तो 7 साल बाद ए का भी उम्र बढ़ा होगा, बी का भी उम्र 7 साल बढ़ गया होगा। तो दोनों के उम्र में 7 साल की वृद्धि हो गई है। दोनों के एज में 7 इयर्स की वृद्धि हो गई है। अच्छा यहां से देखिए 5 से बढ़ के 6 कितना यूनिट बढ़ा है? 5 से बढ़ के 6 कितना यूनिट बढ़ा है? 5 से बढ़ के 6 1 यूनिट बढ़ा। इधर भी 6 से बढ़ के 7 1 यूनिट बढ़ा। और 1 यूनिट कितने साल के कारण? अगर 1 यूनिट की वैल्यू 7 साल है तो 5 यूनिट की वैल्यू 7×5 6×5 7×6 42। नहीं कभी कभी चेक करते हैं ना आप लोगों की, आप लोग भी दिमाग लगा रहे हैं कि नहीं? नहीं। अब अंत में पूछा क्या है क्वेश्चन आपसे? ए की वर्तमान आयु पूछी गई है ना।
तो ए की वर्तमान आयु तो यही है ना, ए की वर्तमान आयु यही तो है 35 ईयर्स। हाँ सर, क्या बोले? रेशियो का नहीं होगा तो देखेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा। नहीं, अच्छा इसको दूसरा तरीका से बता दे, मतलब इनका कहना है कि सर एक और तरीका, ठीक है। हाँ बस सबको पता है। लिखिए लिखिए, उनका जो कहना है वही पूरा कर देते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। आज से 10 वर्ष पहले, आज से 10 वर्ष पहले, आज से 10 वर्ष पहले यह अनुपात 4:7 था। आज से 10 वर्ष पहले यह अनुपात 4:7 था। आज से 10 वर्ष पहले यह अनुपात 4:7 था। तब ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तब ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तब ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तब ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, देखिए बोलिए तो वर्तमान आयु का रेशियो क्या था ए तथा बी का? कितना? 3:4, 3:4। ये कब की बात है? वर्तमान की बात है। ये वर्तमान की बात है। और कितने साल पहले का बात कर रहा है? कितने साल पहले? 10 साल पहले। 10 साल पहले माइनस का 10 ईयर्स, तो इसका भी 10 साल पहले का एज रहा होगा। तब रेशियो क्या हो गया? 4:7 ऐसा था। और अभी आपके भाई जी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर ये 4 से घट के 3 हो गया। ऐसा तो होगा नहीं, एज तो बढ़ेगा। 10 साल पहले जो एज रहा होगा उससे अब 10 साल बाद कुछ ना ज्यादा ही एज रहा होगा, घटने का तो प्रश्न नहीं है। अब मान लीजिए कि अगर यहाँ 1 यूनिट का अंतर है तो यहाँ अंतर 7 और 3 4, मतलब 3 यूनिट का अंतर है। अब आप क्या कहिएगा कि 1 यूनिट बराबर 10 साल की 3 यूनिट बराबर 10 साल। कुछ भी कहने को नहीं मिल रहा है आपके पास। आप स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह पा रहे हैं कि 1 यूनिट बराबर 10 साल ले या 3 यूनिट बराबर 10 साल ले। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करना पड़ेगा। और इक्वल करने का क्या तरीका होता है कि ये देखिए 3 और 4 है ना, तो 3 4 दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस? कोई दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए। ये 4 और 7 है ना,
इस 4 7 के बीच कितने का डिफरेंस? 3 का। गुना कर दीजिए इसमें 3 से दोनों तरफ, तो 3 तिया 4 तिया। अब देखिए 4 से बढ़ के 9 कितना बढ़ा? 7 से बढ़ के 12 कितना बढ़ा? तो हम कह सकते हैं कि 5 यूनिट की वैल्यू 10 साल, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 साल। तो प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो 9 दूना 12 दूना क्या पूछा था? अब समझ में आया? समझ में आता है बाद में? भाई जिंदगी का यही रूल है, जिंदगी का यही रूल है, जब सब कुछ बीत जाता है तभी समझ में आता है। हर जगह की यही कहानी है। बोलिए, जिनको एक बार और सुनना है वो खड़े हो जाइए। हाँ खड़े हो जाइए, पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए। ए और बी की वर्तमान आयु, वर्तमान में कौन सा साल चल रहा है? 2023। 2023 और 2023 में ए और बी के बीच रेशियो है, कितना दिया हुआ है? 3:4 दिया हुआ है। लिख दिए आपकी बातों को बोर्ड पे। पढ़िए अगला लाइन। आगे पीछे क्या देख रहे हैं? दूसरा कोई डिस्टर्ब कर रहा है क्या? नहीं, आपके अगल बगल तो कुछ ऐसा है भी नहीं जो आप देख रहे हैं। अब पढ़िए आगे। पढ़िए आगे, पढ़िए पढ़िए। साइलेंट, आप लोग शांत हो जाइए, उनको बोलने दीजिए। हाँ, जिससे 10 वर्ष पहले, अभी 2023 चल रहा है, 10 साल पहले कौन सा साल रहा होगा? 2013। नहीं, तब की बात कुछ और थी। क्या थी रेशियो? 4:7। तब की रेशियो थी 4:7। तो वर्तमान मतलब 2023 वाली आयु निकालनी है। अच्छा ये बताइए, 2013 से 23 आने में कितना साल लगा होगा? तो ए को भी 10 साल लगा होगा 13 से 23 आने में, और बी को भी 10 साल लगा होगा 13 से 23 आने में। इस लाइन में कोई दिक्कत है किसी को? ठीक। अब लेकिन बात क्या आ रही है कि अगर हम रेशियो वाइज बात करें तो ए की रेशियो है 4 यूनिट और ए की 10 साल बाद रेशियो हो जा रही है 3 यूनिट, जो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। एज हमेशा आगे की तरफ बढ़ेगा, कभी घटने वाला नहीं है। अगर आज आप 25 के हैं तो आज से 5 साल बाद 30 के होंगे, 5 साल बाद आप 20 के नहीं हो जाएंगे। ठीक है? तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देते हैं। उन दोनों के बीच का डिफरेंस ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 और 4 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब ऊपर वाले दोनों के बीच का डिफरेंस नीचे वाले में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 और 7 के बीच कितने का डिफरेंस? तो नीचे वाले में मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। 3 गुने 3 कितना? 4 गुने 3 कितना? 9 और 12 हो गया। अब आप समझ पा रहे होंगे कि 4 से बढ़ के 9 हो गया, कितना बढ़ा? अब आप देख रहे हैं कि 7 से बढ़ के 12 हो गया, कितना बढ़ा? और दोनों तरफ 5 यूनिट, दोनों तरफ 10 साल। दोनों का 5 यूनिट, दोनों का 10 साल। तो हम कह सकते हैं कि 5 यूनिट की वैल्यू है 10 साल। 5 यूनिट की वैल्यू है 10 साल, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 2 साल। तो प्रेजेंट निकालना है, और प्रेजेंट को हम यहां लिखे थे 2023 में, तो 2023 में 9 यूनिट आ गया। तो 9 गुने 2 18 साल का ए होगा, 12 गुने 2 24 साल का बी होगा। बोलिए, अब समझे या नहीं समझे? ठीक है, नोट कीजिए। बहुत तरीका है, ज्यादा पढ़िएगा सब
एक ही तरीके से पढ़िए। चलिए ऐसा करते हैं, हम लोग एक नया टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, जिसका नाम आपने सुना होगा, टाइम एंड वर्क। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबको जानना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए, सबको समझना चाहिए, इसलिए मैं अब उसे स्टार्ट करता हूं। आप सभी देखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से आएंगे। एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर रहेगा टाइम एंड वर्क का, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। टाइम को डिनोट करते हैं कौन कौन से फॉर्मेट में, टाइम की यूनिट क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम टाइम की यूनिट को आवर भी लिख सकते हैं ना, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, नहीं। फिर टाइम को मिनट में भी लिख सकते हैं, सेकेंड में भी लिख सकते हैं, डेज में भी लिख सकते हैं, वीक में भी लिख सकते हैं, मंथ्स में भी लिख सकते हैं, नहीं। हाँ, अब ऐसे लिखेंगे कि ये किसी काम को 10 साल में पूरा करता है, नहीं। ये बोल रहे हैं कि ईयर में भी लिख सकते हैं, तो क्वेश्चन बनेगा क्या कि ये किसी काम को 10 साल में पूरा करता है, ठीक ना। लगता है, देखिए आप लोग पंचवर्षीय योजना में शामिल हो गए हैं, आप फिर अभी शामिल होना चाहते हैं, लेकिन लिख सकते हैं ईयर में, क्या लिखा तो जा ही सकता है। तो टाइम की यूनिट इतनी सारी होगी आपके इस टॉपिक के लिए, टाइम की यूनिट ये सब हो सकती है। दूसरा आप देख रहे हैं कार्य, तो आप काम में क्या देखते हैं, वर्क को कैसे काउंट करते हैं। तो लिखा होता है ना कि किसी एक काम को 10 दिनों में पूरा करता है, मतलब कितना वर्क, 1 वर्क। किसी 2 काम को, 3 काम को, 4 काम को, मतलब उसको आप न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 से। 10 काम हुआ, 20 काम हुआ, 25 काम हुआ, मतलब काम की यूनिट बस वही नंबर होगी। लेकिन समय तथा कार्य को करने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए एक और इंपॉर्टेंट इसमें टर्म आता है, और वह टर्म होता है आपकी इफिशियंसी, आपकी क्षमता, जिसे हम लोग इसके लैंग्वेज में बात करते हैं तो लिखते हैं कार्य क्षमता। नहीं, अब हर आदमी की अपनी अपनी अलग अलग इफिशियंसी है, नहीं। कोई पूरे दिन बिना खाए पिए क्लास ले सकता है 10 घंटा, नहीं। रजनीश सर क्या बात है भाई, मैं भी अभी सुबह से कुछ नहीं खाया हूं, भूख लगी थी। समझ रहे हैं? हाँ, मेरा कोई नाम ही नहीं ले रहा। हाँ, तो सुनिए, अब क्या है कार्य क्षमता। अब आपके एक दिन में या किसी एक निश्चित समय में किया गया कार्य आपकी कार्य क्षमता कहलाएगी। क्या होगा, लिख लीजिए, कार्य क्षमता लिख के उसके सामने लिखिए, किसी निश्चित समय में किया गया कार्य, किसी निश्चित समय में किया गया कार्य कार्य क्षमता कहलाती है, कार्य क्षमता कहलाती है। अब जैसे मान लीजिए कार्य क्षमता कहलाती है, अब जैसे मान लीजिए कि आप एक दिन में 5 रोटी खाते हैं, तो आपकी कार्य क्षमता क्या है, आप 5 रोटी डेली खाते हैं, 5 रोटी पर डे, ये भी आपकी क्षमता है। आप एक दिन में 10 पेज लिखते हैं, अपनी कॉपी में एक दिन में 10 पेज लिखते हैं, तो आपकी कार्य क्षमता क्या है, 10 पेज पर डे रीडिंग करते हैं, आप रीड करते हैं। आप अगर 10 पेज पर डे लिखते हैं तब भी आप लिख सकते हैं 10 पेज पर डे राइटिंग है आपकी, आप लिख रहे हैं, नहीं। आप डेली गया, तो आप लोग इतना ना बोल दीजिए कि रोने लगे यहीं बैठ के। चलिए, अब मान लीजिए, सुनिए, आप मान लीजिए एक दिन में 5 मोबाइल फोड़ते हैं, कार्य क्षमता हो गई 5 मोबाइल पर डे। देखो, चलिए, तो कार्य क्षमता को समझ रहे हैं आप लोग। कार्य क्षमता क्या होगी, पर डे, पर आवर, पर वीक, पर
जो भी टाइम दिया रहेगा पर सेकेंड पर मिनट, ये आपकी जो होगी वो कार्य क्षमता होगी, जितना काम आप करेंगे। अब इस टॉपिक को समझने के लिए एक और इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे समझना बहुत जरूरी है, और वो होता है कि ये कंप्लीटली रेशियो वाइज टॉपिक है। ये कंप्लीटली किस पे डिपेंड है? टोटली डिपेंड्स अपॉन रेशियो। अब रेशियो में दो बात है, एक पहली बात है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक दूसरी बात है कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हिंदी में कहते हैं क्या? समानुपाती, समान अनुपाती, समानुपाती। और जबकि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हिंदी में कहते हैं व्युत्त क्रमानुपाती। नहीं, तो पहले हम लोग समानुपाती को समझते हैं कि ये क्या है। इंग्लिश भी लिख दे रहे, डायरेक्टली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और दूसरी तरफ हम ले लेते हैं इनडायरेक्टली। क्या बोले? हाँ, ये लिख लेंगे, अभी रुकिए ना, लिखने का समय देंगे, पहले समझिए व्युत्त क्रमानुपाती। ठीक, समानुपाती का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए अगर आपने 10 पेन की कीमत 100 रुपया है, आप गए किसी दुकान में, उसने बोला कि 10 पेन की कीमत 100 रुपया है। आप उसे अगर बोलेंगे कि हमको 20 पेन दे दो, तो आपको पैसा भी बढ़ाना पड़ेगा ना। कितना रुपया हो जाएगा? 200 रुपया। लेकिन अगर उसे बोलेंगे कि मुझे 5 पेन दे दो, तब इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 50 रुपया। मतलब इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब यही होता है कि अगर आप फर्स्ट टर्म को घटाएंगे तो सेकेंड टर्म भी घट जाएगा, पहला टर्म को कम करेंगे तो दूसरा टर्म भी कम हो जाएगा। जबकि अगर आप पहला टर्म को बढ़ा दिए तो दूसरा टर्म भी बढ़ जाएगा। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब यही हुआ कि पहला अगर बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ेगा, पहला अगर घटा तो दूसरा भी घटेगा। 10 पेन बराबर 100 रुपया, यही ना लिखा हुआ है। 10 पेन की कीमत 100 रुपया है, मतलब हम लिख सकते हैं ना 10 पेन बराबर 100 रुपया। तब बराबर का साइन यहां भी है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इस इक्वल साइन के इस साइड को अगर कम करेंगे तो दूसरा साइड भी कम हो जाएगा। इक्वल साइन के इस साइड को अगर हम बढ़ाएंगे तो दूसरा साइड भी बढ़ जाएगा। और एक और बात इंपॉर्टेंट है इसमें कि जितना से घटाएंगे उतना ही रेशियो से इधर भी घटेगा। मतलब 10 का आधा किए 5, तो इधर भी 100 का आधा हो गया ना 50। 10 का डबल किए इधर 20, तो इसका भी डबल हो गया ना 200। मतलब अगर पहला टर्म जिस रेशियो में घटेगा, दूसरा टर्म भी उसी रेशियो में घटेगा। पहला टर्म जिस रेशियो में बढ़ेगा, दूसरा टर्म भी उसी रेशियो में बढ़ेगा। दैट मीन्स इसको क्या कहेंगे? डायरेक्टली। इधर जो हुआ उधर भी वही। आगे आइए व्युत्त क्रमानुपाती। सब लोग अपने अपने घर से यहां आते हैं, मिशन 50 IAS। घर से निकलते हैं, कुछ लोग बाइक से आते होंगे, कुछ लोग कार से आते होंगे, कुछ लोग साइकिल से आते होंगे, कुछ लोग पैदल भी आते होंगे। मान लीजिए कि अगर आप बाइक से आ रहे हैं, आपके बाइक की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। ये बाइक की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इस 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है? 1 घंटा में 40 किलोमीटर, 1 घंटा में 40 किलोमीटर। अगर मान लेते हैं कि आप 2 घंटा गाड़ी चलाए हैं, 2 घंटा बाइक चलाए हैं और यहां पहुंचे हैं, तो आपके घर से इस कोचिंग के बीच की दूरी क्या होगी? 80 किलोमीटर। आपके घर से मिशन 50, मिशन IAS की कोच जो ये जगह है, इसकी डिस्टेंस हो गई 80 किलोमीटर। अच्छा, एक बार आपके घर और कोचिंग के बीच का डिस्टेंस अगर 80 किलोमीटर फिक्स हो गया आज, तो कल फिर बदलेगा क्या? कल फिर बदलेगा क्या? मतलब एक बार अगर डिस्टेंस फिक्स हो गया तो वो डिस्टेंस नहीं बदलेगा जब तक कि प्लेस ना बदल जाए। ठीक है, तो अब ये 80 किलोमीटर कांस्टेंट है। यहां क्या है? 80 किलोमीटर कांस्टेंट हो गया। अब चेंज किस में होंगे? स्पीड में और टाइम में। स्पीड में और टाइम में। अगला दिन जब आप अपने घर से तैयार होकर निकलते हैं तो देखते हैं कि बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। मेरे पास मात्र 1 घंटा टाइम बचा हुआ है। कितना टाइम बचा हुआ है? जाना कितना है? तब स्पीड क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? किसी तीसरे दिन
बहुत जल्दी रेडी हो गए, बहुत जल्दी रेडी हो गए, आराम से निकले, या अगले दिन बाइक नहीं है तो साइकिल उठा लिए और साइकिल से ही चल दिए, और उस दिन स्पीड चलाएं 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो टाइम कितना लगा? 4 घंटा। लेकिन ये तो बदलने वाला नहीं है, 80 का 80 यह रहना ही है। अब आपने यहां क्या देखा? यहां आप यह देख पा रहे हैं कि अगर आप अपने स्पीड को बढ़ा दिए तो टाइम घट गया, स्पीड को बढ़ा दिए तो टाइम घट गया, और अगर आप अपने स्पीड को घटा दिए तो टाइम बढ़ गया। नहीं, मतलब पहला टर्म अगर बढ़ाएंगे तो दूसरा टर्म घटेगा, पहला टर्म बढ़ाएंगे तो दूसरा टर्म घटेगा, और पहला टर्म घटाएंगे तो दूसरा टर्म बढ़ेगा। इसे कहते हैं इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसे कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। समझ रहे हैं सभी लोग? अब देखिए, ये जो व्युत्क्रमानुपाती वाली बात है, यही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके इस टॉपिक में, जिसे हम टाइम एंड वर्क पढ़ने जा रहे हैं। जो टॉपिक टाइम एंड वर्क पढ़ने जा रहे हैं, उस टॉपिक में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। अच्छा देखिए, ये तो बात हो गई मैथमेटिकली, कि मैथमेटिक्स की दुनिया में इसको ऐसे समझते हैं कि यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यह इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यह अनुक्रमानुपाती है, यह व्युत्क्रमानुपाती है। वही होता है समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, बात वही है। ये तो मैथमेटिकल बात हो गई। अपने जिंदगी में इसको कैसे समझेंगे? नहीं, लाइफ में यह घटना कैसे घटती है? देखिए, आपका फ्रेंड, ये जो कंडीशन है, ये फ्रेंडशिप वाली कंडीशन है। अगर आपका फ्रेंड दुख में रहता है, रोता है, चिल्लाता है, तो उसके साथ साथ आप भी थोड़ा बहुत रो लेते हैं। यह अलग बात है, अंदर कुछ और होता है, लेकिन दिखावा के लिए ही सही थोड़ा बहुत रो लेते हैं। अगर आपका फ्रेंड खुश है, आपका दोस्त खुश है, तो आप भी उसके खुशी में खुशी हो जाते हैं। नहीं, अब आपके दोस्त की शादी है तो जाके डांस नहीं करते हैं, 2 घंटा जाके डांस करते हैं, उसके दोस्त की खुशी में आप भी खुश हो जाते हैं। लेकिन ये वाला जो कंडीशन है, ये वाला जो कंडीशन है, ये आज के ट्रू, मतलब आज के फ्रेंडशिप का कंडीशन है। अगर आप खुश होंगे ना, आपका जो अच्छा दोस्त होगा वो तुरंत कहेगा, अच्छा बात क्या है, इतनी खुशी का राज क्या है? नहीं, अब देखिए, अगर इसको और अच्छे से समझना है ना, तो सिंपल एक लाइन में समझ जाइए। एक लाइन बोल रहा हूं, अब सब समझ जाएगा। ये वाला जो कंडीशन है ना, ये ब्रेकअप के बाद वाला कंडीशन है, ये ब्रेकअप के पहले वाला कंडीशन है, ये ब्रेकअप के पहले वाला कंडीशन है। हम तुम्हारे बिना, आई वाला, जो करना है करो, अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट करिए और फिर हम लोग बात करते हैं। ठीक ना, नोट करिए।
हो गया, नोट कर लिए सभी लोग? सब मजाक क्यों बना देता है आपका? लेकिन आपका मजाक पीछे से सब बना देता है। जाओ, मेरे पास रहिए, फिर दिक्कत नहीं होगी आपको। हो गया, नोट कर लिए हैं सभी लोग? अब हम लोग बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल, इसका यूज कैसे करेंगे। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात है, ठीक ना। अभी थोड़ी देर पहले आपने ये देखा था कि ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या ये जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, एग्जाम्पल से भी मैंने समझाया कि ये ब्रेकअप के पहले वाला कंडीशन, ये ब्रेकअप के बाद वाला कंडीशन, लेकिन मैक्सिमम टाइम यही कंडीशन रह जाता है। मैक्सिमम टाइम यही कंडीशन रह जाता है अंतिम में, और यही कंडीशन आपके पूरे इस टॉपिक को डील करेगा। जैसे आप समझिएगा कि 40 किलोमीटर पर आवर की जगह आप लिखेंगे वर्क इफिशियंसी। ये लिखा क्या हुआ है? स्पीड है। ये लिखा क्या हुआ है? वो स्पीड है, और स्पीड को आपने मल्टीप्लाई किया है किससे? टाइम से। तो क्या मिला है? टोटल डिस्टेंस। नहीं, अब इस बात को हम लोग एक नया पेज में ले लेते हैं। जैसे लिखे थे 40 किलोमीटर पर आवर, 2 घंटा, और टोटल 80 किलोमीटर का डिस्टेंस। अगर इस बात को हम स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़े तो हम लिखते हैं कि यह क्या है? क्या है? चाल। अंग्रेजी में लिखेंगे तो स्पीड। यह है समय, तो आप जानते ही हैं चाल गुने समय बराबर दूरी। स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस। ये सब बात आप जानते थे पहले से। अब इसी को टाइम एंड वर्क से कोरिलेट करिए, तो जो चाल है वो क्या होगी? वर्क इफिशियंसी। वर्क इफिशियंसी। और टाइम है तो टाइम को तो टाइम ही लिखेंगे, समय ही लिखेंगे? नहीं, टाइम को टाइम ही लिखेंगे। हिंदी में बात करिए तो इसको क्या लिखेंगे? कार्य क्षमता। कार्य क्षमता गुने समय बराबर क्या होगा? कुल कार्य। कुल कार्य, टोटल वर्क होगा ऐसा। तो ये आपके इस टॉपिक के लिए VBI इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, जिसको आप नोट कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है। नोट करिए। नींद आ रही है आगे बैठ के। यहां तक लिख लिए? अब देखिए, इसमें आप क्या बात एक पांच देख पा रहे हैं? ये जो आपने लाइन लिखा है, कार्य क्षमता गुने समय बराबर कुल कार्य। क्या लिखा है कि कार्य क्षमता गुने समय बराबर कुल कार्य। अब अगर मान लीजिए कि आपको कुल कार्य पता हो, समय पता हो, तो क्या आप कार्य क्षमता निकाल सकते हैं? तो क्या लिखेंगे? कार्य क्षमता
बराबर कुल कार्य बटा समय, कुल कार्य बटा समय, कार्य क्षमता बराबर। अब फिर अगर आपको कार्य क्षमता पता है, कुल कार्य पता है, तो क्या निकालना है? समय। तो समय बराबर क्या होगा? कार्य बटा कुल कार्य बटा कार्य क्षमता। ये 3 VBI टर्म लिख लीजिए। अंग्रेजी में भी लिख दे क्या? क्या बोले? उल्टा कैसे? उल्टा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि पहला लाइन अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन का पहला लाइन यही होगा कि ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है। क्या होगा पहला लाइन? ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है। अच्छा, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है, इस बात का मतलब क्या है? नहीं, ए के द्वारा लिया गया कुल समय है 10 दिन। ए के द्वारा लिया गया कुल समय है 10 दिन, और अगर वह 10 दिन में पूरा कर रहा है, इसका मतलब है कि एक दिन में वह 1/10 काम करता होगा। एक दिन में 1/10 काम करता होगा। एक दिन में अगर 1/10 काम किया तो पहला दिन 1/10, तो दूसरा दिन भी, तीसरा दिन भी 1/10, चौथा दिन भी 1/10, और इस तरह से करके 10 दिन में 10/10 हो जाएगा। इस तरह से करके 10 दिन में 10 डेज में 10/10 हो जाएगा, और 10/10 का मतलब एक काम पूरा हो गया। 1/10 का मतलब क्या होता है? कि उस पूरे काम को 10 बराबर भागों में बांटा गया है। उस पूरे काम को 10 बराबर भागों में बांटा गया है, जिसका एक भाग पहला दिन पूरा हो चुका है। जिसका एक भाग पहला दिन पूरा हो चुका है। दूसरा दिन 1/10 फिर हुआ, तो 2 दिन की समाप्ति पर कितना भाग पूरा हो गया? 2 भाग। 3 दिन की समाप्ति पर कितना भाग पूरा हो गया? 3 भाग। ठीक है, अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह से पूछे जाएंगे कि ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है। अब यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग टाइप 1। ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है, जबकि बी उसी काम को पूरा करता है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days while B can do the same work in 15 days. Then find in how many days total work will be finished. हेलो, क्लास में क्या? निकल के बताते हैं, 1 बजे तक। हो गया? ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है, जबकि बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के कई तरीके हैं। आप लोग घर में कई मेथड से पढ़े होंगे पहले से। सुनिए, अपना अपना मेथड एक दूसरे को मत पढ़ाइए। सुनिए पहले मेरी पूरी बात, उसके बाद फिर आप बनाइएगा। मुझे पता है कि ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों ने बना लिया होगा। आप लोगों के आंसर कितने आ रहे हैं? 6 दिन। बिल्कुल सही आंसर भी आ रहे हैं, आप बिल्कुल सही भी बनाए हैं, लेकिन इसका तरीका सीखिए कि पहले क्या क्या मेथड से ये बनाया जा सकता है। तो ए के 1 दिन का वर्क कितना होगा?
और बी के एक दिन का वर्क कितना होगा? 1/10 और 1/15 जोड़ने तो आता ही होगा। 10 और 15 के एलसीएम लेंगे कितनी? 10 से 3 बार में 15 से 3 2 5/1/6 और यह 1/6 कार्य क्षमता है। 1/6 क्या है? कार्य क्षमता है। और हम जानते हैं कि कार्य क्षमता तथा समय दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया हूं। एक लाइन में लिख भी लीजिए, एक लाइन लिख लीजिए आप लोग। लिखिए, कार्य क्षमता तथा समय दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कार्य क्षमता तथा समय दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कार्य क्षमता तथा समय दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अजमेरी खातून, आप भी शिद्दत से पढ़ाते हैं सर। थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, कमेंट्स अच्छे हैं तो अच्छे लगते भी हैं। आइए अब इसको हम लोग एक दूसरे तरीके से बनाएंगे। क्या बनाएंगे कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days while B can do the same work in 15 days। अब आप ऐसा समझेंगे कि इस 10 और 15 की एलसीएम लेंगे और ऐसे लिख देंगे। 10 और 15 की एलसीएम लेने का एक आसान तरीका बता रहा हूं कि दोनों में जो सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ये बड़ी संख्या दूसरी संख्या से कटती है या नहीं। अगर दूसरी संख्या से कट रही है तो एलसीएम वही हो जाएगा, अगर नहीं कट रही है तो हम इसका पहाड़ा पढ़ेंगे। तब 15 का पहाड़ा 2 बार में 15 दूना 15 से भी कटता है और 10 से भी कटता है। तो इस तरह से इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? और ये जो 30 आएगा यह टोटल वर्क होगा। क्या होगा? 30 टोटल वर्क होगा। ये 30 कुल कार्य होगा, कुल कार्य। यह 30 जो होगा वह क्या होगा? कुल कार्य होगा, टोटल वर्क होगा। 30 जो होगा वह टोटल वर्क होगा। अब आप ऐसा समझिए कि आपके पर्स में, आपके पैकेट में 30 रुपया है। आपके पैकेट में कितना रुपया है? 30 रुपया है। इसी 30 रुपया में 10 दिन का खर्चा चलाना है। इसी 30 रुपया में 10 दिन का खर्चा चलाना है। इसी 30 रुपया में 10 दिन जब जब ब्रेक होगा तब तब जाके चाय पीना है। नहीं, अब पैसा मिलने वाला कहीं से नहीं है। 30 रुपया में 10 दिन तक चाय पीना है। डेली कितना रुपया का चाय पीजिएगा? डेली कितना का चाय पीजिएगा? बगल वाला अगर बोलेगा भी कि थोड़ा हमको भी चाय पिलाओ तो कह देंगे सीधा सीधा कि नहीं है पैसा, हमारे पास बस यही 3 रुपया है, अब इसके अलावा हम चाय नहीं पिला सकते हैं आपको। ठीक है। अब लेकिन दूसरा आदमी है, आपके बगल में बैठा हुआ कोई दूसरा इंसान है, उसको इसी 30 रुपया में 15 दिन चाय पीना है। इसी 30 रुपया में 15 दिन चाय पीना है। तो ये बोला दूसरा आदमी कि हम डेली कितना खर्चा करेंगे? 2 रुपया। जाके उसको बोलेंगे कि देखिए 2 रुपया का चाय पिलाना है तो पिलाइए, नहीं तो हम चले, इससे ज्यादा हम खर्चा नहीं कर सकते। ठीक, बोलिए, समझ गए ना बात को? अब लेकिन क्या हुआ कि अगले दिन दोनों लोग मिल के पहुंच गए दुकानदार के पास। अब बोले कि हम दोनों मिल के 5 ही रुपया देंगे, हम दोनों मिल के 5 ही रुपया देंगे। तो दोनों मिला तो कितना रुपया दिया? अब बोला कि अब दोनों के पास कुल मिला के 30 रुपया है। दोनों के पास कुल मिला के 30 रुपया ही है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बार बार ये कहा जाता है कि एक किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। फिर क्वेश्चन में कहता है कि बी उसी काम को, मतलब उसी 30 रुपया को, बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है। तो बताएं कि दोनों मिलकर उसी काम को, मतलब किसको? इसी 30 रुपया को, कोई नया ऐड नहीं होना है, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो दोनों मिलके 5 रुपया डेली खर्चा कर रहा है, दोनों मिलके 5 रुपया डेली खर्चा कर रहा है और दोनों के पास कुल 30 रुपया ही है। तो इस 30 रुपया को, इस 30 वर्क को डेली 5 वर्क कंप्लीट करेंगे, डेली 5 रुपया खर्चा करेंगे। तो अगर एक दिन में 5 रुपया खर्चा करते हैं तो 2 दिन में 10 रुपया, 3 दिन में 15, 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में 30। कैसे आया? तो इसको 5 से भाग दे दिए, 6 दिन।
एक तरीका आपके पास ऐसा है। हाँ सर बोलिए। ठीक है, तो अब क्या करना है इसमें, देखिए ये तो एक सेकेंड मेथड हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, यह जो हुआ वो सेकेंड मेथड हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आप इस क्वेश्चन को मैथमेटिकली, अभी तो हमने क्या किया, आपके डे टू डे लाइफ में जो घटनाएं घटती है उसके अकॉर्डिंग मैंने समझाया कि आप कैसे दुकान में जाते हो, दुकानदार को कैसे बोलते हो, क्या पैसा लेता है, इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाया। मैथमेटिकली अगर बात कीजिएगा तो यह जो 3 वर्क पर डे है, यह क्या निकल कर आया, क्षमता। ये कार्य क्षमता ए की हो गई 3 वर्क पर डे, बी की कार्य क्षमता हो गई 2 वर्क पर डे, और दोनों आपस में मिल गए, ए प्लस बी दोनों की कुल कार्य क्षमता कितनी हो गई, 5 वर्क पर डे। और जब दोनों मिलकर 5 वर्क पर डे कंप्लीट कर रहे हैं तो टोटल 30 वर्क कंप्लीट करने में क्या हो जाएगा, 30/5 बराबर 6। अच्छा 30/5 क्यों किए, क्योंकि हमको कार्य क्षमता पता है, कुल कार्य पता है, और निकालना क्या है, समय। तो समय बराबर, अभी ना थोड़ी देर पहले बताए कि समय बराबर क्या बताएं, कुल कार्य बटा कार्य क्षमता। बोलिए समझे कि नहीं समझे सभी लोग। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ये दोनों मेथड समझ गए होंगे। आने वाले समय में ये मेथड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत काम का नहीं है, ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा, काफ़ी टाइम टेकन प्रोसेस होगी। इससे ज़्यादा बेटर है कि ये मेथड ज़्यादा अच्छा है, आप इस मेथड को लिखें, समझे और बनाने की कोशिश करें। अच्छा ये 2 मेथड ठीक ठाक है, समझ रहे ना। इसको और आसान कर दे क्या, इसको और आसान कर दे, और आसान कर दे क्या, रहेगा तब ना आसान करेंगे, यस सर किए रहते हैं। अच्छा देखिए, लेकिन इनका विश्वास बहुत अच्छा है, नहीं जानते ना, विश्वास करने से विश्वास बढ़ता है। क्या बोले, ये एग्जाम वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है उस दिन रहेंगे लाइन में भेज दिया करेंगे। भाई बचा के देखना हम। अच्छा चलो सुनो ना, इसको एकदम आसान तरीके से कैसे बनाएंगे देखिएगा, एक बार सुनिए सभी लोग ध्यान से। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। मान लीजिए इसको x, इसको मान लीजिए y, क्या मान लीजिए, इसको x इसको y। आप फॉर्मूला लिख दीजिए, x गुने y बटा x प्लस y। देखिए 10 गुने 15 बटा 15 10, तब 25 से ये 5 से 3 बार में, ये 5 से 5 गुने 5, आई 5 से 2 बार में, 3 गुने 2 कितना, 6 दिन। हो गया आंसर, हो गया आंसर। तो एक तरीका ऐसा भी है, नोट करिए, जिसको जो अच्छा लगे वही फॉलो करे। देखिए आपको अगर दिक्कत है इस फॉर्मूला में तब मत बनाइए ऐसे, अच्छा लगता है ये तो यही बनाइए, अच्छा लगता है वो तो वह बनाइए, तीनों में कोई अच्छा नहीं लगता है तो कोई मत बनाइए। कौन है भाई इतना अच्छा अच्छा फोटो लेके भेज रहा है, क्या इसका नाम क्या है देखते हैं, कृष्णमूर्ति सिंह, कृष्णमूर्ति आप हैं, अच्छा सब तो ठीक है, बाकी कुछ प्रॉब्लम है। चलिए आइए अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिए तो, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है, जबकि बी कैन डू द सेम वर्क, जबकि बी उसी काम को 25 दिनों में पूरा करता है। बी कैन डू द सेम वर्क इन 25 डेज, देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए प्लस बी टुगेदर कंप्लीट द एंटायर वर्क। तो बताएं कि ए तथा बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। नहीं
20-25 का एलसीएम 100। 100 रुपीज है आपके पास, 20 दिन खर्चा करना है, डेली कितना खर्चा करेंगे? 5 वर्क पर डे। 100 रुपया 25 दिन कितना चलेगा? 4 वर्क पर डे होगा। बोलिए इस बात को समझिए अच्छे से। देखिए ये बेसिक है, अगर आप इन बेसिक बातों को नहीं समझेंगे तो आगे जो बड़े लेवल के क्वेश्चन होंगे उसमें आपको दिक्कतें आएंगी, इसलिए आप इसे समझने की कोशिश करिए। मैं ये बातें बहुत भले मतलब मजाक में चल रहा है या बहुत इंजॉय करके क्लास ले रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ सीरियस होकर पढ़ते भी रहिए, दोनों एक साथ होना चाहिए, नहीं तो फिर 10 घंटा 8 घंटा क्लास नहीं हो पाएगी। आइए 5 और 4 दोनों मिला तो अब 9 वर्क पर डे की इफिशियंसी से 100 वर्क को पूरा करना है, तो टोटल वर्क बटा वर्क इफिशियंसी बराबर टाइम, तो 9 वर्क पर डे कर दीजिए इसको। 100 बटा 9 को क्या लिख सकते हैं? 11.1/9 दिन होगा ऐसा। एक्स वाई वाला फॉर्मूला भी आप लोग बना ही लिए होंगे। 20 गुने 25 बटा 45, 9 पचे 45, 20 पचे 100 बटा 9, 100 बटा 9 ऐसा होगा। नहीं दिख रहा है क्या? ठीक है, अब ये 1/1 वाला जो था ना उसको भूल जाइए, वो बहुत काम का नहीं है। आइए आगे एक और क्वेश्चन लिखते हैं। लिखिए आज का ये तीसरा नंबर क्वेश्चन। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए किसी काम को 10 दिनों में, बी उसी काम को 15 दिनों में, बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज। सी उसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। गजब। ये देखिए रवीश रंजन कोई है, इन्होंने लिखा प्यार करने से कैसे बचे, कोई उपाय तो बताइए गुरुजी। मतलब लगता है अब वो रेडियो मिर्ची पे आता है ना वो लव गुरु, हाँ मतलब ऐसा कुछ सोच रहे हैं, ये कमेंट करते हैं अजीबो गरीब। चलिए देखिए सुनिए सुनिए सुनिए। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी इन 15 डेज एंड सी इन 20 डेज। 10, 15 और 20 की एलसीएम लेनी है। तो एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका मैंने बोला कि सबसे बड़ी संख्या, सुनिए बीच में बोलिए मत, तीनों के सबसे बड़ी संख्या कौन है? 20। 20 का टेबल पढ़िए, 20 दूना 40, 15 से नहीं कटता है, नहीं होगा एलसीएम। 20 का टेबल 3 बार 20 × 60, 15 से भी कटता है, 10 से भी कटता है और 20 के टेबल में तो है ही। तो टोटल कितना वर्क हो गया? 60 वर्क। अब इस 60 वर्क को पूरा करना है 10 दिन में, 60 रुपया खर्चा करना है 10 दिन तक। सुनिए 60 रुपया खर्चा करना है 10 दिन तक, तो डेली कितना खर्चा करेंगे? 6 वर्क पर डे। नहीं, फिर 60 को 15 दिन तक, तो 15 चौके 60, 4 वर्क पर डे, और फिर इसी 60 को 20 दिन तक 3 वर्क पर डे। होगा ऐसा? सबको आपस में जोड़ दीजिए, तब ना तीनों मिलके ए करता है 6 रुपया, बी खर्चा किया 4 रुपया, सी खर्चा किया 3 रुपया, सब आपस में मिला तो 6 4 10 3 13 वर्क पर डे। अब क्वेश्चन में बोला कि तीनों मिलकर उसी काम को, कौन? इसी 60 काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो टोटल वर्क बटा वर्क इफिशियंसी, टोटल वर्क बटा वर्क इफिशियंसी, तो 60 बटा 13, 13 पचे 65, 13 चौका 8 बटा 13। होगा ऐसा? नहीं, ठीक है। लिखिए एक और क्वेश्चन। नोट करिए, नोट करिए। क्या बोल रहे हैं? एग्जाम में यही टाइप का क्वेश्चन आएगा।
ज़्यादा बेटर है, मतलब इससे सब बनेगा। उसके लिए फिर अलग अलग तरीका, अलग अलग ट्रिक याद करना पड़ेगा। आई है जो एक कंसेप्ट से पूरा बनता चला जाएगा। देखिए एक्स को भूल जाइए ना, कितना याद करिएगा, बनेगा, लंबा हो जाएगा। लीजिए, करते रहिए मल्टीप्लाई। एक बात जानते हैं ना कि हर खूबसूरत चीजें खतरनाक होती है। इसके पहले इनको ये खूबसूरती दिख गई यहाँ, एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई, यहाँ इनको बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुरंत अगले पल का भरोसा है। चलिए लिखिए, ये देखिए, तो एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days, बी इन 12 days एंड सी इन 15 days। लीजिए, चलिए आइए, देखिए बन गया, बता दें। देखिए 8, 12 और 15, एलसीएम लेना है, बड़ी संख्या 15 है, 15 का टेबल पढ़ेंगे। लेकिन 15 चौका 60 में 12 से तो कट जाएगा, लेकिन 8 से नहीं कटेगा। 60 दूना 120, 15 से कटेगा क्या? कब से कट जाएगा? 120। देखिए 15 8 120, 12 दहा 120, 8 गुने 15, यहां हो जाएगी इफिशियंसी 15 वर्क पर डे, यहाँ इफिशियंसी हो गई 10 वर्क पर डे, और यहाँ 15 8 120 था 8 वर्क पर डे। सब आपस में मिलेगा तो 15 10 25 8, 25 8 33 वर्क पर डे। 33 वर्क पर डे की इफिशियंसी से 120 वर्क पूरा करने में 120 बटा 33 दिन लगेंगे। 120 बटा 33 को क्या लिखेंगे? देखिए ना, सुनिए ना, ये 11 तिहाई 33 कर दीजिए, आई 4 तिहाई 12 कर दीजिए, तो 40 बटा 11। अब 11 तिहाई 33, 7 बटा, नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा एक बात बताइए, अगर ये छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे तो आप लोग बोलिएगा कि सर अभी इस तरह का हमको समझाइए, नहीं तो अगर ये नहीं बेसिक नहीं समझिएगा तो आगे वाले आने वाला सारा क्वेश्चन ऊपर से निकल जाएगा। इसलिए बेसिक को समझिए। क्या करें?
अच्छा टाइप चेंज करे। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए तो। अच्छा ये वाला समझ गए ना। दूसरा क्वेश्चन लिखिए ए प्लस बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए तथा बी दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि ए अकेला इस काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। तो बताइए कि बी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। फिर हो गया, बन गया सभी से। देखिए 20 और 15 में बड़ी संख्या कौन है? 20 और 15 में बड़ी संख्या कौन है? अच्छा एक बार ये बताइए कि कितने लोग बना लिए हैं इसको? नहीं, अभी भी बहुत लोग हैं जो नहीं बनाए। देखिए 20 और 15 में बड़ी संख्या है 20, तो एलसीएम लेंगे, 20 का टेबल पढ़ेंगे। 20 दूना 40, 20 तिया 60, 15 से भी कटता है, 20 से भी कटता है। 20 से 3 बार में 3 वर्क पर डे हो गया, और इस 60 15 से कितना बार में? 4 बार में। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? नहीं, तो थोड़ा क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो गया है प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन सही है, लेकिन क्या होगा कि ये क्वेश्चन जो होगा वो टाइम इसका हो जाएगा, पाइप एंड सिस्टम का हो जाएगा, थोड़ा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, हम लिखने के समय ध्यान नहीं दिए हैं, गलत बना रहे हैं लोग। अब बनाइए क्वेश्चन। बनाइए क्वेश्चन। अच्छा देखिए एक बात समझिए, इसके पहले वाला क्वेश्चन मैं अभी आपको नहीं बताया हूं, इसके पीछे कारण यह है कि अभी मैं पढ़ाया नहीं हूं, नहीं तो पीछे पहले वाला क्वेश्चन गलत नहीं है। अगर आपके मन में यह बात आ रही है कि कैसा भी क्वेश्चन दे दो, गलत या सही, ये चीजें गलत है। पहले वाला क्वेश्चन गलत नहीं है, लेकिन चूंकि अभी मैं वो लॉजिक नहीं पढ़ाया हूं, अभी वो कंसेप्ट नहीं दिया हूं, इसलिए वो क्वेश्चन नहीं बताया। अब आप समझिए, अगर मान लीजिए कि पहले वाला, 1 मिनट आप इस पर बात कर लेते हैं, अगर पहले वाला क्वेश्चन मैंने दिया था कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में, जबकि ए अकेला इस काम को 15 दिन में, यही ना बोल दिए थे। अब क्या होगा कि 20 और 15 की एलसीएम लिए थे आपने, 20 से कितना बार में? 15 से कितना बार में? अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ए 4 रुपया कमा रहा है और दोनों मिल के 3 रुपया बचा रहा है, इसका मतलब बी 1 रुपया खर्चा कर देता होगा, इसका मतलब बी 1 रुपया खर्चा कर देता होगा। हो सकता है कि नहीं ऐसा हो सकता है? या ए तथा बी दो नल है, किसी टंकी में लगे हुए हैं जो 20 घंटा में किसी टंकी को भरते हैं। ए तथा बी दोनों मिलकर किसी टंकी को 20 घंटा में भरते हैं, जबकि ए अकेला
15 घंटा में भरता है, 15 घंटा में भरता है। तब बताइए कि बी अकेला इस टंकी को कितने समय में खाली करेगा। क्वेश्चन पूछेगा, बताइए बी अकेला इस टंकी को कितने समय में खाली करेगा। क्यों? क्योंकि बी निगेटिव हो जाएगा। क्यों निगेटिव हो जाएगा? तो ए और बी दोनों की कंबाइंड इफिशियंसी से 3 लीटर पर आवर ही टंकी में पानी भरता है, जबकि ए अकेला 4 लीटर पर आवर भर रहा है। तो ये 4 लीटर भर रहा है, तो 1 लीटर खाली हो रहा है, तब ना 3 लीटर बच रहा है पानी में, टंकी में पानी बच रहा है। तो ए बी की इफिशियंसी 1 लीटर पर आवर की हो जाएगी। तो 60 लीटर को खाली करने में 60/1 60 मिनट या 60 घंटा जो होगा वो लगेगा। तो क्वेश्चन गलत नहीं था। अगर वैसा कुछ होता तो मतलब मैं बोल देता कि क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं था, लेकिन अभी जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट बताया नहीं हूं, इसलिए मैंने बोला कि अभी आप मत बनाइए। तो आप बोल रहे हैं कि कुछ भी लिख दीजिए। 20-25 एलसीएम लीजिए, कितना? एलसीएम कितना? 100। अगर टोटल 100 वर्क है, 20 दिन में पूरा करना है, इफिशियंसी क्या होगी? 100 वर्क को 25 दिन में पूरा करना है। दोनों मिलेंगे तो मिलाएंगे क्यों दोनों को? ए और बी दोनों मिलके 5। ऐसा समझिए, चाय की दुकान पे गए हैं ए और बी दोनों लोग मिलके, आज चाय वाला बोला कि हमको 5 रुपया चाहिए, जिसमें ए बोला कि भाई हम 4 रुपया दे देते हैं, तब बी को कितना देना पड़ेगा? नहीं, ऐसा ही होता है ना। और नहीं तो मैथमेटिकली समझिए, मैथमेटिकली समझिए, तो ए प्लस बी में से अगर ए को घटा लेंगे तो ए और ए कट जाएगा, बचेगा कौन? तो 5 में से 4 को घटाएंगे तो बचेगा कितना? बी की इफिशियंसी बची कितनी? 1 वर्क पर डे की इफिशियंसी से 100 वर्क को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूं, रहने दीजिए। अभी बहुत टाइम है, लिखिए लिखिए। तो ए प्लस बी, अभी 2 ही में रहने दीजिए। ए प्लस बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 days, while A alone can do the same work in 40 days. ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि ए अकेला इस काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। तो बताइए कि बी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो बताइए कि बी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? सब लोग बना लिए हैं? ऐसा कोई जिनसे ना बना हो? बनाइए बनाइए। ठीक है, अब समझिए 30-40 की एलसीएम 120। तो ये 30 से कितना बार में? 4 वर्क पर डे। आइए 40 से 3 वर्क पर डे, तो माइनस होगा, 4 में से 3 गया 1, तो कितना दिन? 120 दिन। समझ चुके हैं सभी लोग? अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दें, समझ जाएंगे सभी लोग? कौन सा लेवल बढ़ाएं, अब ये सोच रहे हैं। छोड़ छोड़ के नहीं पढ़ा रहा हूं, ऐसा मत समझिए। एक भी चीज छोड़े? अच्छा, छोड़ छोड़ के काम करता है तो अभी बहुत आगे है, अभी पढ़ाएंगे छोड़ छोड़ के काम करने वाला। यहाँ दुनिया तो इसी पर टिका ही हुआ है कि छोड़ छोड़ के जाओ आगे बढ़ो। ठीक है, नहीं जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने है।
बहुत हंस रहा है भाई पीछे से आप लोग। ये लिखिए तो, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 होल 2/3 डेज। लो तुम लोग का यही मन था कि कोई ना बनाए क्वेश्चन, तो हम दे देते हैं। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 होल 2/3 डेज, जबकि बी कैन डू द सेम वर्क इन 6 होल 1/4 डेज। 6 18 2 20। क्या बोल रहे हैं? भाषा में लिखिए ना, हम तो बोल ही रहे कि ए किसी काम को 6.2/3 दिन में पूरा करता है, जबकि बी उसी काम को 6.1/4 दिन में पूरा करता है। तो बताएं कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए अभी लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, इतना आप खुद समझ लीजिएगा। लिख लीजिए ना, सारा क्वेश्चन ये है। बन गया सबका? देखिए बना किसी से? अब तो हाथ नहीं उठ रहे हैं, मात्र 2-3 लोगों के हाथ उठे। 3 4 6। चलिए कोई बात नहीं है, बाकी सभी लोग समझिए। अब बाकी सभी लोग समझने की कोशिश करें। देखिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। 6 × 3 18 2 20/3 और 6 चौका 24 1 25/4। अब आप जानते हैं, फिर सुनिए, अब बात नहीं, जब बता रहे हैं तब सुनिए, अब फिर उसके बाद में तो बात हम खुद एंजॉय करवा ही देते हैं, आप लोग भी एंजॉय करते ही हैं, पढ़ते ही हैं, दोनों साथ साथ चलता ही है। लेकिन जब सीरियस होकर पढ़ा रहे हैं तब आप भी सीरियस होकर पढ़िए। 20/3 है और 25/4 है, और ये फ्रैक्शन में है, भिन्न में है। तो जब कभी भी आपको भिन्न का एलसीएम लेना हो, भिन्न का एलसीएम लेना हो, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न का एलसीएम लेना है। कोई बताएगा क्या होता है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन? अच्छा चलिए ठीक है, तो क्या होता है? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बटा एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब हिंदी में बात कर ले, हिंदी में बात कर ले तो अंश का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, अंश का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तथा हर का महत्तम निकालेंगे, तथा हर का महत्तम निकालेंगे। अब आइए 25 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। 3 और 4 का एचसीएफ लेंगे, 1 होगा ना, तब बटा 1 लिखिएगा, कोई फर्क पड़ेगा? बटा 1 लिखिएगा, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं लिखेंगे तो 100 रहने देते हैं। अब ये आपके पास कितना है? 100 वर्ग है। 100 वर्ग को पूरा करना है 20/3 दिन में। सुनो, बात मत करो आगे बैठ के। 100 वर्ग को पूरा करना है 20/3 दिन में। मतलब आपके पास टोटल वर्क है, आपके पास टाइम है, लेकिन आपको निकालना वर्क इफिशियंसी है। क्या निकालना है आपको? वर्क इफिशियंसी निकालना है, आपको निकालना है वर्क इफिशियंसी। और आप जानते हैं ना कि वर्क इफिशियंसी बराबर क्या होता है? टोटल वर्क बटा टाइम। बताए थे ना पहला बार, पहला समय में जब ये बताए थे, टोटल वर्क बटा टाइम। तो टोटल वर्क है 100 का, अब बटा में टाइम कितना है? 20/3। ये 3 जाके ऊपर गुना हो जाएगा, अब 20 से 5 बार में कटेगा,
तो 5 गुने 3 कितना हो गया? 15 वर्ग पर डे। बोलिए हुआ कि नहीं हुआ? 15 वर्ग पर डे। ठीक। अगला अगर 100 वर्ग को 25/4 में, तो 100/25 भागा 4 ऐसा लिखेंगे। ये 4 हो जाएगा, ऊपर में जाके गुना 25 से कटेगा 4 बार में, 4 चौके 16 वर्ग पर डे। दोनों आपस में मिला तो 15 16 31 वर्ग पर डे की इफिशियंसी से 100 वर्ग को कितने दिन में पूरा करेगा? 100/31। 100/31 तो 100/31 को क्या लिख सकते हैं? 3.7/31 दिन। ठीक है, आया था इतना? ठीक है। ठीक, एक क्वेश्चन और लिख दें, नोट कर लीजिए। क्या बोल रहे हैं? तबीयत ठीक नहीं है, जाने का तो मन नहीं है। क्या बोल रहे हैं? अच्छा देखिए, क्या दिक्कत हो गई आपको? हाँ, कर सकते हैं, कई तरीके हैं, किया जा सकता है। आइए एक क्वेश्चन और देख रहा हूं, लिखिए तो। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12.1/2 दिन, 12.5 दिन। एंड बी कैन डू द सेम वर्क, एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 8 डेज। तो बताइए कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? चलिए, बन गया सभी से? कितने लोग? अभी भी बहुत कम लोग हैं। आइए देखिए, 8 है और यहाँ 12.5 है। 12.5 को 12 दूना 24, एक 25/2 लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए 25/2। अब हम क्या बोले थे कि इधर में बटा 1 है, इधर में बटा 2 है, तो डिनोमिनेटर का HCF लेना है, तो अभी उसको बाद में बात करते हैं, पहले LCM लेते हैं। 25 और 8 की LCM, 25 और 8 की LCM
200। 200 हो जाएगा? आप लोग तो तेज है। 25 अठे 200। अब देखिए 25 से कितना बार ये कटेगा, लेकिन बटा 2 अभी तो है। 200 बटा 25 बटा 2 ऐसा करना पड़ेगा ना। ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 से गुना, 25 से 8 बार में 16 वर्ग पर डे। 16 वर्ग पर डे लिखिए, मत समझिए पहले। 16 वर्ग पर डे। अब ये 200 से 8 को भाग देंगे, 8 से भाग देंगे तब 25 वर्ग पर डे। दोनों मिलेगा तो 16 25 16 25 41 वर्ग पर डे की इफिशियंसी से 200 वर्ग है। चार पूर्णांक 36 बटा 41। अब रहने दे। अच्छा चलिए, जिसकी संख्या ज्यादा सरकार उसी की बनती है, रहने दीजिए।